Hello everyone, welcome to second part of this video. So yesterday we have started the chapter Matter in Our Surrounding, class 9th chemistry, and today we are continuing with the same chapter Matter in Our Surrounding. And yesterday we discussed some of the properties about matter, and today we are going to discuss some more properties about matter. So yesterday we discussed that matter attract each other, particles of matter attract each other, and what else? They are particulate in nature. So yesterday we discussed that they are particulate in nature and they attract each other, right? Attract each other. इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने देखा था कि ये कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया. आज हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. लास्ट वाले पॉइंट से आपको कल का कुछ याद आया? कल हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, उनके पार्टिकल्स के बारे में जाना था, किसके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, किस में कम होता है, क्यों लिक्विड में ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व होती है, सॉलिड में नहीं होती. तो ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है ये उसी से रिलेट करो, आपको याद आएगा. स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. कल हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था KMnO4 वाला, जो पर्पल डाई होती है, जैसे इंक होती है ऐसे एक पर्पल कलर की इंक होती है, डाई होती है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट, और पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला था KMnO4. तो जब हमने KMnO4 को पानी में डिजोल्व किया था तो आपने देखा था KMnO4 पूरे वाटर में स्प्रेड हो गया था, क्योंकि वो पार्टिकुलेट इन नेचर है, इसीलिए उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो वाटर के स्पेस के बीच में ऑक्यूपाई हो गए थे और उसने वाटर का कलर चेंज कर दिया था. अब ये थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. फिर से हम उसी एक्टिविटी को करेंगे. वाटर लेंगे, उसमें हमने क्या डाला था कल? KMnO4. अब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं KMnO4 के, ये उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और कलर चेंज करेंगे. अब हमने क्या किया, मान लो इसमें KMnO4 हमने डाला तो इस पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो गया, ये कलर पूरा पर्पल हो गया. अब इसमें से हमने एक और बीकर लिया, इसमें हमने पानी डाला हुआ है, ऑलरेडी पहले ये पानी से फिल्ड है. इसमें से हमने कुछ ml, सपोज हमने इसमें से 10 ml वाटर लिया. जब हम इसमें से 10 ml वाटर ले रहे हैं तो इस वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और जो KMnO4 हमने डाला था उसके भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. तो इस 10 ml वाटर में वाटर है, या 10 ml सॉल्यूशन में वाटर है और KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स है. अब जैसे ये 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इस वाटर में जाएगा, इस बीकर ऑफ वाटर में जाएगा, इसका कलर भी चेंज कर देगा वो, क्योंकि KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स तो इसमें भी हैं. बट इससे इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, इसमें कलर डार्क होगा, इसमें थोड़ा लाइट होगा. हमने फिर से क्या किया, इसमें से फिर से 10 ml ऑफ वाटर लिया या सॉल्यूशन लिया. वाटर नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे. सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने वाटर में ऑलरेडी कुछ चीज़ डिजोल्व कर दी है. जब हम वाटर में कुछ चीज़ को डिजोल्व करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. हमने फिर से 10 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया, इसको इसमें डाला, ये वाटर था. जैसे ही आप इसको इसमें डालोगे इसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा, ये और भी लाइट पर्पल होगा. तो आप देख रहे हो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं ये आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं. अगर आप फिर से डालोगे और लाइट पर्पल होता जाएगा. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, सपोज ये वाली जो डॉट्स हैं ये थे KMnO4 की. अब जो आपने इसमें से सॉल्यूशन लिया था 10 ml, उसमें कुछ ड्रॉप पार्टिकल्स थे, वो यहाँ पे आ गए. तो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. वैसे आपको एग्जाम में इन एक्सपेरिमेंट्स को लिखना नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी पार्टिकुलेट इन नेचर, सेकेंड प्रॉपर्टी अट्रैक्ट ईच अदर, थर्ड प्रॉपर्टी वेरी वेरी स्मॉल. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब इसके लिए देखो, आप सबने एग्जाम्पल देखे होंगे अपने घर में भी. जैसे कि जब गरम गरम खाना बनता है तो हमें पूरे घर में उसकी खुशबू आती है. जब कोई डीओ या परफ्यूम लगाता है तब भी हमें उसकी खुशबू दूर तक आती है ना. क्यों आ रही है वो खुशबू? स्मेल हमें कैसे आती है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं. सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने डीओ लगाया और कोई बहुत दूर खड़ा है मुझसे, तो उन्हें उसकी स्मेल आएगी. वो आई क्यों? क्योंकि जो मैंने डीओ के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं. देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब गैसेस के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें एयर में, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और भी जैसे हम बोल रहे हैं तो ये भी पार्टिकल्स के थ्रू आगे आगे वाइब्रेशन स्प्रेड होती हैं.
ऐसी जैसे हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी पूरे घर में स्मेल होती है, परफ्यूम की होती है, तो किसी भी चीज़ की स्मेल है वो भी किसके थ्रू पास होगी, एयर के थ्रू। अब एयर में आपने देखा था कल कितने ज़्यादा स्पेसिंग होती है, जैसे ये एयर के पार्टिकल्स हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, इसीलिए कुछ भी चीज़ इजीली एयर में ट्रांसफ़र हो सकती है, और इस एयर के ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये वाला टॉपिक आपको ज़्यादा समझ आएगा डिफ्यूजन में, जो हम आज ही पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना लर्न करो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो हो ही गया था क्लियर, जैसे गैसेज है सबसे ज़्यादा स्पेस है, लिक्विड है उससे कम स्पेस है, और सॉलिड में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके लिए ना एक और चीज़ है, जैसे हमने बोला कल हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए हम शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन को इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आप शुगर के क्रिस्टल्स डालोगे तब भी डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्ट के डालोगे तब भी डिसॉल्व हो जाएंगे, और अगर आप शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व फॉर्म में डालोगे तब भी ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसके बीच में कुछ स्पेस होता है क्योंकि ये लिक्विड है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्पेस प्रेजेंट है इन्हीं के बीच में शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स आएंगे, वो अपने स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और ये सारे स्पेस फिल हो जाएंगे। सपोज इस बीकर की कैपेसिटी है कि ये 20 स्पून्स ऑफ शुगर को डिसॉल्व कर सकती है। मान लो आपने 20 स्पून्स ऑफ शुगर डाल दिए, इसके बीच में जितना भी स्पेस था वो सारा फिल हो गया। क्या अब आप और शुगर या और सॉल्ट डाल सकते हो इसमें? नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने इसका सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था क्लासरूम का, अगर क्लासरूम की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ नहीं बैठ सकते, अगर 40 पूरे भर गए अब नहीं आएंगे। ऐसे इसमें लिक्विड के बीच में जितना स्पेस था इसने उतना शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया। अब इसी में एक और टॉपिक आप समझो काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे रोल आता है हीट का, काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इस बीकर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया, अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हमने इसको हीट प्रोवाइड की। अब जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे ना, ये जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के, इनको एनर्जी मिल जाएगी। कहाँ से मिली ये एनर्जी? ये जो हम नीचे से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, सपोज आपने इस बीकर को गैस पे रख दिया, नीचे से ये जो हीट प्रोवाइड हो रही है, ये हीट एनर्जी किनको मिली? लिक्विड के पार्टिकल्स को। अब जैसे ही हीट एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स को मिली, ये मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप अपना एग्जाम्पल लो, जब आपके अंदर एनर्जी होती है आप बहुत मूव करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट एनर्जी खत्म हो जाती है तो आप एक जगह सेटल डाउन हो जाते हो। तो इनको हीट की वजह से क्या मिली है? एनर्जी। एनर्जी मिलते ही ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो ये रैंडम मोशन में मूवमेंट करना शुरू करेंगे। अब ये जो अपनी जगह पे बैठे हुए थे ये उठ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्पेस फिर से खाली हो गया, आधा ही बीकर भरा हुआ था ना, अब आधे बीकर में तो अभी भी जगह है, ऊपर तो एयर है और एयर के बीच में बहुत सारा स्पेस है। अब इस एयर के स्पेस के बीच में कौन चला गया? पानी, पानी के ड्रॉपलेट्स या वाटर के पार्टिकल्स। अब ये जैसे ही ऊपर ऊपर जाने लगेंगे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, फिर से इनकी जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे इनका स्पेस खाली हो गया। अब क्या इसमें हम शुगर डाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि इनमें दोबारा से स्पेस वापस आ गया। अब हम शुगर और सॉल्ट और डाल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं आप कितना भी डालोगे, बस जितना ये स्पेस खाली करते जाएंगे उतना हम शुगर या सॉल्ट को और ज़्यादा ऐड करते जाएंगे। तो इसका कंसेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का। जैसे हमने हीट प्रोवाइड की पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी को लिया और मूव करना शुरू किया। ये जो एनर्जी इनको हीट की वजह से मिली, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक वर्ड का मतलब एनर्जी मिलते ही पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे या वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, मोशन या फिर मूवमेंट। और जैसे इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, स्पेस इंक्रीज हो गया पार्टिकल्स के बीच में। जैसे स्पेस इंक्रीज होगा आप और शुगर या सॉल्ट को डाल सकते हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक आई होप क्लियर है। फिर से सुनो, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होंगे उनको कुछ एनर्जी मिलेगी। कहाँ से मिली वो एनर्जी? हीट से मिली। जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और जब भी कोई चीज़ मूवमेंट शुरू करती है उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ने कौन सी एनर्जी को एक्वायर किया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करके उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगी स्पेस वेकेंट हो जाएगा और वहाँ पे कौन आ जाएगा? शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स। सो आई होप कि काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक क्लियर है। अब एक और टॉपिक सुन लो, डिफ्यूजन का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये डिफ्यूजन टॉपिक से रिलेटेड है। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का मिक्स होना, समझ लो। सपोज
आपके घर में कुछ अच्छा खाना बन रहा है, आप अपने रूम में होते हो, आपको वहाँ तक स्मेल आती है। कैसे आ रही है वो स्मेल? वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो किचन से लेके आपके रूम तक मूव करके आए ना, आप तो नहीं गए, लेकिन वो पार्टिकल्स आए ना, आपके पास खाना आया। देखो ना, आपकी मूवमेंट हुई ना, खाना आपके पास आया, लेकिन तब भी आपको स्मेल आ रही है। यानी कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो मूव करके किचन से आपके रूम तक आ रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें पता चलता है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब डिफ्यूजन वर्ड का मतलब है, सपोज ये आपके पास एक बीकर है, इसमें कुछ गैस फिल्ड है, इसके ऊपर आपने एक और बीकर रख दिया अपसाइड डाउन, ये बीकर खाली था, इसमें आपने गैस भरी हुई है, ये बीकर खाली था। अब ये जो गैस है, क्या ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगी या ये सिर्फ यहीं तक रहेगी? गैस के पार्टिकल्स तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करेंगे ना, क्योंकि वो उनके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो जैसे ही आपने एक और बीकर ऊपर रखा, ये जितने भी गैस के पार्टिकल्स थे ये ऊपर मूव होना शुरू करेंगे। तो ये पूरे जो भी आप बीकर रखोगे, कुछ भी रखोगे, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि अ गैस फिल्ड विद अ कंटेनर ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द कंटेनर। इसका आंसर ये होता है कि जैसे ही आपने किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को या पार्टिकल्स को किसी कंटेनर में रखा, उसके ऊपर आपने एक और कंटेनर रखा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मूव भी करते हैं। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। जैसे आप अपनी क्लास का एग्जांपल फिर से लो, अगर आपकी क्लास खाली है तो आपको मूव करना ईजी है ना। अगर एक क्लास बहुत ज़्यादा भरी हुई है तो वहाँ पे मूव करना मुश्किल है। तो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए इनका रैंडम मोशन होता है। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे, तो इस मूवमेंट को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ये जो स्प्रेड होती हैं चीज़ें या मूवमेंट होती है, इसी को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। तो डिफ्यूजन के क्या क्या एग्जांपल्स हो गए? अगेन स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हो गया, ये गैस वाला एग्जांपल हो गया कि आपको अगर आप गैस किसी भी कंटेनर में रखोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप गैस को किसी भी कंटेनर में रखोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सिर्फ हाफ फिल्ड रहे? जैसे आपने एक कंटेनर में पानी को रखा, आपने आधा ही भरा, तो वो आधा ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा थोड़ी देर बाद ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। अगर आपने आधा ग्लास पानी भरा है तो वो आधा ही रहेगा। अगर आपने गैस को हाफ फिल्ड भरा है एक किसी बीकर में या किसी कंटेनर में या किसी वेसल में, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो हाफ में ही रहे, वो ऊपर नहीं जाएगी? जाएगी। गैस के केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा हाफ रहे। क्यों? अगेन सेम आंसर, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है तो ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। गैस के पार्टिकल्स पूरा ऊपर तक चले जाएंगे और ये कंटेनर फुली फिल्ड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गैस के पार्टिकल्स हाफ फिल्ड हैं या जिस कंटेनर में आपने डाला है वो हाफ फिल्ड है। हमेशा वो मूवमेंट करके ऊपर चले जाएंगे और पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर एक और कंटेनर रखते हो तो ये उसमें भी चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोशन करते हैं गैस के पार्टिकल्स, इसीलिए इनमें क्या होता है, एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। जैसे लिक्विड में वर्ड आया काइनेटिक एनर्जी, ऐसे गैसेस में क्या वर्ड आता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बेसिक मतलब होता है स्प्रेड होना, डिफ्यूज होना। डिफ्यूज होना मतलब पूरे और डायरेक्शन में स्प्रेड होना। तो ये थी नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगेन आई एम रिपीटिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर पार्टिकुलेट इन नेचर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, they are very small, they are continuously moving and they have space between them. आई होप ये पांचों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है और अभी की अभी लर्न हो गई हैं। जल्दी रिवाइज कर लो, कुछ देखना है देखो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक। ये सारा आपको एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, आप वहीं से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद देखो, हमने 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम देखेंगे क्या हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम देखते हैं क्या हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं और क्या हम लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में अगर हम जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। सॉलिड का एग्जांपल सपोज आपने आइस लिया, सॉरी लिक्विड से गैस होता है इवेपोरेशन। तो आपने आइस लिया, अगर आप
आपकी आइस फ्रीजर में रखिए तो वो आइस फॉर्म में रहेगी, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में रहेगी। जैसे ही हमने आइस को रूम टेम्परेचर पे लेके आए तो आइस मेल्ट करना शुरू होगी, तो मेल्टिंग से क्या बनेगा, लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड चीज को मेल्ट करते हैं, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ये किस में चेंज हो गई, वाटर में। अब आपने वाटर को या तो हीट प्रोवाइड की, गैस पे रखा, या आपने उसको सनलाइट में रख दिया या रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब मैंने आपको 3 चीज़ें बोली, या तो आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, या आपने सनलाइट में रखा, या आपने उसको हीट प्रोवाइड की, गैस में रखा। सबसे जल्दी वाटर गैस में कब बदलेगा, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अगेन सेम आंसर, सोचो हीट प्रोवाइड करने से कौन सी एनर्जी मिल रही थी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आपने वाटर के बीकर को गैस पे रखा, ये जो वाटर के पार्टिकल्स है इनका रैंडम मोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। जैसे ही हीट मिली, ये मूव करना शुरू किए, जैसे ही मूव किए कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, अपनी जगह खाली करेंगे। अगर आपने ऊपर कोई वेसल ढका हुआ है इसके ऊपर, तो आप देखते हो ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उस पे आ जाएंगे। अगर आपने कोई प्लेट ढका है या कुछ भी लिड लगाया है तो उस पे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं ढका तो सारे पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, एयर में। सारे वाटर के पार्टिकल्स एयर में चले जाएंगे, सारा स्पेस वेकेंट हो जाएगा, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ये कौन सा था, जब हमने हीट प्रोवाइड की और काइनेटिक एनर्जी मिली उन्हें। उसके बाद अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रखा है तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। और अगर आपने सनलाइट में रखा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सबसे जल्दी किस में होगा, अगर आपने हीट प्रोवाइड की, सेकंड सनलाइट में, और थर्ड रूम टेम्परेचर में। तो गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होंगी, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग, और वाटर से गैस में जाने के लिए या वेपर्स में जाने के लिए इवेपोरेशन। अब इसका उल्टा देखते हैं, क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं, क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं, क्या हम वाटर या लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं, क्या हम सॉलिड से गैस में जा सकते हैं। ये सारी चीजें इंटर कन्वर्टेबल होगी। देखो 3 चीजें पूछी मैंने आपसे, क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं, क्या हम वाटर से सॉलिड में जा सकते हैं, क्या हम सॉलिड से गैस में जा सकते हैं। सॉलिड से जब भी हम गैस में जाएंगे, एक एग्जांपल आपके घर में होगा, नैफ्थलीन बॉल्स होती है ना, जो वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, जो हम विंटर क्लॉथ्स में रखते हैं, या कपूर होता है जो घर में। आपने देखा है कपूर हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है ना, वाइट कलर का। जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या उसमें कोई लिक्विड बनता है, सीधा क्या उसमें कोई लिक्विड बनता है, वो सॉलिड था। सॉलिड से सीधा क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सॉलिड से गैस। एग्जांपल कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर, एंड नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका एग्जांपल हमारे पास आया कैम्फर और नैफ्थलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लाइम होना। सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। उसके बाद क्या हम लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं। अभी हम गए सॉलिड से सीधा गैस में, क्या हम लिक्विड से सॉलिड में वापस जा सकते हैं। देखो हमने जब इवेपोरेशन किया तो वाटर से हमने वेपर बनाया, फिर मैंने आपको बोला कि अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं और इसके ऊपर सपोज आपने कोई लिड से आपने इसको कवर कर दिया, आपने इसके ऊपर कोई प्लेट रख दी, आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये जो प्लेट है आप हटाओगे, इसके ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे, तो ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वापस से गैस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंस होना। तो डिफरेंस है सब्लिमेशन में और कंडेंसेशन में। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस, जो कैम्फर है उसको जब हमने बर्न किया तो वो डायरेक्टली गैस में आ गया, बीच में नहीं आया, इंटरमीडिएट कुछ नहीं बना, सीधा सॉलिड से गैस। उसके बाद कंडेंसेशन, हमने ऑपोजिट किया, गैस से लिक्विड बनाया। ये जो वेपर्स थे, ये वेपर्स ही तो इवेपोरेट हो रहे हैं। अब ये वेपर्स एक प्लेट पे इकट्ठा हो गए और वाटर ड्रॉपलेट्स बना ली, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कंडेंसेशन। अब आता है नेक्स्ट, क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं, इज इट पॉसिबल। देखो गैस से लिक्विड में तो हम चले गए, क्या गैस से वापस सॉलिड में जा सकते हो।
इसका आंसर आप सोच के आओगे, ये आपका होमवर्क है। क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कन्वर्जन है तो वो भी सोच के आओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। क्या हम गैस से सॉलिड में जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो कौन से प्रोसेस से जा सकते हैं, और इसमें और कौन कौन से कन्वर्जन है, ये सारे आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये आज हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, उसके बाद उसमें डिफ्यूजन था और काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने कुछ कन्वर्जन देखे और आपको मैंने 2 होमवर्क दिए, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखते हैं किस किस ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा और किस किस को आंसर आ गए हैं। So that is all about today. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one. Keep studying and read your NCERT books. Okay. Bye bye. See you in the next one.